नमस्कार दोस्तों, आज फिर चर्चा करेंगे हरियाणा में दो तीन बड़ी राजनीतिक घटनाओं की। हालांकि कांग्रेस कल अपनी बस यात्रा शुरू करेगी, जब करेगी और सफलता से करेगी तो उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल तो असफलता की चर्चा ही करनी बन रही है। इंडियन नेशनल लोकदल के एक और विधायक केहर सिंह रावत, जो हथीन से हैं, पलवल जिले से हथीन से विधायक हैं, पहली दफ़ा विधायक बने थे और 2 दिन पहले तक भी वो अभय सिंह से मिलते रहे, लेकिन आज 4 बजे शाम को बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ बड़ौदा हलके से एक खिलाड़ी दीपा मलिक, जो अर्जुन अवार्डी हैं और उनका एक बड़ा इतिहास रहा है, साहसी खिलाड़ी हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हो गई। दीपा मलिक बड़ौदा से बीजेपी में शामिल हुई, उसके क्या मायने हैं, केहर सिंह रावत के क्या मायने हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और एक बड़ी खबर ये है कि करनाल संसदीय क्षेत्र से जो टिकटें बांटी जा रही थी टीवी चैनल्स द्वारा, उसमें एक बार फिर खटपट हो गई है। मेनका गांधी का नाम पुनर्विचार के लिए वापस आ गया है और जब तक मेनका गांधी यूपी की लिस्ट में नहीं आती तब तक उनका हरियाणा आने का खतरा हरियाणा वाले नेताओं के लिए बना रहेगा। वोटर्स के लिए खतरा है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जो हरियाणा से लड़ना चाहते हैं उनके लिए ये खतरा बना रहेगा। फिलहाल बात करते हैं दीपा मलिक की। दीपा मलिक को बड़ौदा हलके से हैं, भैंसवाल गांव जो बड़ौदा हलके का बहुत बड़ा गांव है, वहाँ से हैं। और उनको बीजेपी ने क्यों टारगेट किया, मुझे ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की संभावित दावेदारी बीजेपी ने मान ली है कि वो कांग्रेस की टिकट पे सोनीपत से चुनाव लड़ सकते हैं। तो बीजेपी को ये भी लगता है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत ज़्यादा समर्थन मिलेगा तो वो बड़ौदा और खरखोदा हलके से ही मिल सकता है। बाकी हलके कंट्रोल में हैं, लेकिन यहाँ पे उनका मार्जिन बदल अच्छा रह सकता है, इसलिए बीजेपी ने तुरंत बड़ौदा हलके को निशाने पे लिया है। और एक बहुत बड़ी खिलाड़ी का बीजेपी में शामिल होना साफ साफ मतलब है कि बीजेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके काफ़ी मुस्तैद हो गई है, नंबर 1। और नंबर 2, बड़ौदा जैसे हलके से जहाँ पे बीजेपी का कोई जन आधार नहीं है, बीजेपी बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी पिछले विधानसभा चुनाव में, अननोटिस्ड परफॉर्मेंस थी और 4 साल हो गए सरकार को, तब भी कोई बड़ौदा में कोई बड़ा एक्टिविटी बीजेपी की कभी नज़र आई नहीं है। वहाँ से भी अगर कोई नामी गिरामी खिलाड़ी अगर शामिल हो रहा है तो इसके राजनीतिक मायने ये है कि जहाँ कहा जाता था कि बीजेपी को जाट समुदाय में समर्थन नहीं है, ये मुझे लगता है कि मामला क्रैक होता नज़र आ रहा है। केहर सिंह रावत भी जाट हैं और रोजी मलिक भी जाट हैं। केहर सिंह रावत क्योंकि फरीदाबाद पार्लियामेंट से आते हैं तो उनका राजनीतिक विश्लेषण अलग से होना चाहिए, लेकिन हाट जाट लेने से अगर कोई खिलाड़ी आ रहा है तो उसके कुछ मायने हैं। बीजेपी ने 2 संदेश बड़े साफ साफ दिए हैं। एक तो दुष्यंत चौटाला बार बार बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि हरियाणा में खिलाड़ियों को इग्नोर किया जा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोप लगाते हैं कि खिलाड़ियों को इग्नोर किया जा रहा है। फिर भी अगर टॉप खिलाड़ी, नामी गिरामी खिलाड़ी अगर शामिल हो रहे हैं तो ज़मीन पे इसके कुछ मतलब और हैं, अखबारों में कुछ और हैं, ज़मीन दोबारा चेक करनी पड़ेगी। जहाँ तक केहर सिंह रावत का सवाल है, उनको देर सवेर उनकी चर्चा काफ़ी टाइम से चल रही थी कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन बीजेपी में उनका जाना और लोकदल से जाना एक संकेत बड़ा साफ है कि इंडियन नेशनल लोकदल को अब अपनी रणनीति चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि 15 साल से पार्टी राज में नहीं है और जो भी पुराने नेता, चाहे वो सिटिंग एमएलए हैं या भविष्य में एमएलए बनने की संभावनाओं को लेकर 15 साल से पार्टी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लगता है वो थक चुके हैं और इनमें काफ़ी और लोग जो हैं इंडियन नेशनल लोकदल का साथ छोड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडियन नेशनल लोकदल के पास अब अगर लीडरशिप नहीं है, नई लीडरशिप का मतलब अगर अभय सिंह चौटाला हैंडल कर रहे हैं या हेड कर रहे हैं, कमान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी सेना भी अपने हिसाब से ही डिजाइन करनी पड़ेगी। इस सेना के सहारे अब इंडियन नेशनल लोकदल का चलना
थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और वैसे भी महम कांड के समय, मतलब उस वक्त नाम पार्टी का और था, लेकिन लीडरशिप ओम प्रकाश चौटाला की थी। पार्टी बिल्कुल खाली हो गई थी, पार्टी के पास कुछ नहीं बचा था। लोग कहते थे अब इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन चौटाला ने अपनी मेहनत से पार्टी को दोबारा ढांचे को खड़ा किया। और उनको दूसरा झटका लगा कि जब परिवार में ही कलह हो गया और एक नई पार्टी बन गई। लेकिन कहा जाता है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो नेता पैदा करने की फैक्ट्री है, पर पिछले 5-7 साल से, जब से चौटाला जेल गए हैं, इस फैक्ट्री को ताला लगा हुआ था, इसमें नई लीडरशिप पैदा नहीं हो पा रही थी। मुझे लगता है कि अब इनको ये चुनाव तो शायद हाथ में नहीं आए, लेकिन इनको अपना कारखाना, नेता पैदा करने वाला कारखाना नया दोबारा खोल देना चाहिए और अपने सांचे के हिसाब से अभय सिंह चौटाला को नई लीडरशिप पैदा करनी चाहिए। और उनके पास अवसर भी है। कई बार ऐसा लगता है कि आदमी तो डूब गया, अवसर खत्म हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जो डूबा हुआ अवसर है वो अच्छे अवसर में चेंज होता है। तो उनको अब पूरे 90 जो सीटें हैं उनमें से उनको काफ़ी जगह अभी से नए लोगों को आगे लाना चाहिए। अभी पौधे लगाएंगे तो आगे वो पौधे कभी फल देंगे। फिलहाल जो प्रेजेंट लोग हैं उन पे अब बहुत ज़्यादा उम्मीद करना उनसे बड़ा मुश्किल है। तो ये रहा इंडियन नेशनल लोकदल की बात। अब फंस गया मामला अरविंद शर्मा पे। आए थे बड़े लाव लश्कर के साथ कि करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे, और कहीं वाया उत्तर प्रदेश कमिटमेंट भी लेके आए हुए थे कि आप तो बीजेपी के करनाल से ही उम्मीदवार हैं। करनाल से उम्मीदवारी का मतलब वो ये मान के चल रहे थे कि केवल नॉमिनेशन ही भरना है, एमपी तो उसी दिन बन जाएंगे जिस दिन नॉमिनेशन फाइल हो गया। टिकट मिली, नॉमिनेशन फाइल हो गया, एमपी बन गए। तो करनाल का ये वजन है। इस वजन के हिसाब से वो बीजेपी में शामिल हुए थे, और अचानक शामिल नहीं हुए, 6 महीने से पेंडिंग थे, और ऊपर से कोई मैसेज आया और उसी दिन उनको शामिल किया गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो 3 सीटों के बीच में उलझे हुए हैं, रोहतक, सोनीपत, करनाल। दिल तो करनाल का है, लेकिन वैसा बनता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर मेनका गांधी का मामला अटका भी तो मुख्यमंत्री का जो विचार है वो संजय भाटिया पे है। हालांकि संजय भाटिया एक संगठन के बहुत बड़े सैनिक हैं, उनको भेजा जाएगा लोकसभा में, तब भी वो अति उत्साह नहीं, अति खुश होने वाले नहीं है। बस ठीक है, अच्छा है, अच्छा हो गया। और नहीं भेजा जाएगा तो उनको कोई मलाल नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के पक्के वाले नेता हैं। तो बहुत ज़्यादा जो बीजेपी के पुराना ढांचे वाले लोग हैं, तो वो ज़्यादा उनको कोई मलाल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उनको टिकट मिले तो खुशी किसे नहीं होती, और मुख्यमंत्री की तरफ से शायद और लोगों की तरफ से भी शायद वो ही दावेदार हैं। पर फिलहाल मामला कैसे अटक गया उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 32 सीटों पे उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। पीलीभीत, जहां से मेनका गांधी एमपी हैं, वो तीसरे राउंड में चुनाव है, यानी कि 23 अप्रैल को चुनाव है। अभी तक उनकी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है, और केवल 4 टिकटें तीसरे राउंड की बाकी हैं, उसमें पीलीभीत भी बाकी है। तो एक संकेत तो ये जाता है कि जब तक पीलीभीत की टिकट डिक्लेयर नहीं होती तो मेनका गांधी का दावा जो है वो हरियाणा में बना रहेगा। दूसरी बात यह है कि मेनका गांधी इस बार पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ना चाहती, वो वरुण गांधी को चुनाव लड़वाएंगी। तो वरुण गांधी की टिकट अगर आ जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि मेनका गांधी जो है अभी भी उनके पास इसलिए समय है कि दूसरी जो उनकी सीट है जहां से वरुण गांधी इस वक्त एमपी हैं, वो सुल्तानपुर, वो हरियाणा के साथ ही 6वें राउंड में या 12 मई तक। तो इसका मतलब है कि अगले 15-20 दिन तक मेनका गांधी हरियाणा में दावेदार बनी रहेगी। जब तक सुल्तानपुर की टिकट डिक्लेयर नहीं होती तब तक अरविंद शर्मा के सिर पर तलवार लटकी रहेगी। हालांकि अरविंद शर्मा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर बीजेपी उनको कुरुक्षेत्र से भी लड़ाती है चुनाव, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई हेजिटेशन करना चाहिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र से 6 सीटों पर अलग अलग टाइम में अलग अलग पार्टियों के ब्राह्मण एमएलए जीतते रहे हैं। कुरुक्षेत्र भी जो है वो वैसे भी प्रो हिंदू नगरी है,
तो कुरुक्षेत्र भी कोई कमज़ोर दावेदारी नहीं है। अगर उनको करनाल से दाव नहीं लगता, सोनीपत रोहतक से नहीं लड़ना चाहते, तो हमारी सलाह ये है कि उनको एक बार कुरुक्षेत्र भी घूम लेना चाहिए। रोहतक से कुरुक्षेत्र थोड़ा रूट तो लंबा हो जाएगा, 150 किलोमीटर का है, लेकिन दावा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सवाल ये है कि जिसके हाथ में बीजेपी की टिकट वो चुनावी घोड़ा। अगर बीजेपी की टिकट नहीं है और आप कितने भी लोकप्रिय नेता हैं, तो शायद हरियाणा वाले जो हैं लोकप्रियता का पूरा जनाजा निकालने में काफ़ी माहिर हैं, निकाल देते हैं। आज दोस्तों इतना ही, कल फिर किसी और विषय पे फिर आएंगे, आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए और अपने विचार मुझे भेजते रहिए। कुछ लोगों के विचार मेरे पास आए हैं और उनमें से कुछ जो है वो लड़ने झगड़ने वाले विचार भी हैं। मैं उनका कोई जवाब नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, लेकिन जिन लोगों ने मतलब मेरिट पे अपने सवाल पूछे हैं उनका जवाब मैं एक ही दिन में अवश्य दूंगा। और ज़्यादातर लोगों का सवाल ये है कि कौन हरियाणा में कितनी सीटें जीत रहा है, ये बताना इतना आसान नहीं है, लेकिन माहौल के बारे में चर्चा की जा सकती है, वो करेंगे। दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक महासर्वे हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों का लेकर आ रहे हैं विनोद मेहता, सिर्फ जनमत हरियाणा पर।